नेक्स्ट लेक्चर हमारा, अब हमारा जो सोल्यूशन है वो है नॉन होमोजीनियस। सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो कौन सी वाली थी? एक तो लीनियर है और एक हायर ऑर्डर। ये हमने लास्ट टाइम बताया था कि इस तरह की इक्वेशन होंगी, वाई डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 भी आ सकता है, या वाई डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 5y इक्वल टू कोई ना कोई फंक्शन भी आ सकता है। तो अगर 0 आ जाए तो ये आपका क्या होता है? होमोजीनियस होता है। अगर 0 ना आए तो ये आपके पास क्या है? नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस में आप देखेंगे लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो दोनों का सेम है। लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या दोनों का सेम है। तो इसका भी सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो हमने होमोजीनियस में पढ़ा है। अब जब राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड पे यहाँ पे फंक्शन भी आ जाएगा। अब इसका भी सोल्यूशन निकलेगा और आपको पता है कि इसका जो सोल्यूशन निकलता है वो तो हमारा वाई सी बन जाता है। अब राइट साइड से जो सोल्यूशन निकालेंगे वो हमारा क्या बनेगा? वाई पी बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करने नॉन होमोजीनियस। अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे क्योंकि इसका तो हमने सोल्यूशन पढ़ लिया कि कैसे निकालते हैं। अभी जो हमने ये सारा काम किया तो ये तो इसी का सोल्यूशन था। तो लेफ्ट साइड तो दोनों की सेम होती है, तो इसका सोल्यूशन अब हम नहीं पढ़ेंगे, वाई सी निकालने का हमें पता है। अब हम इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे वाई पी का, कि राइट साइड पे जो फंक्शन आ जाए तो उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये अब हम इसमें करेंगे। और उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू फाइंड वाई पी। नंबर पहली टेक्निक जो है वो हमारे पास है रॉन्स्कियन टेक्निक। सबसे पहली जो टेक्निक है वो हमारे पास है रॉन्स्कियन टेक्निक। तो अब जो हमारा सबसे पहला मेथड है वाई पी निकालने के लिए वो होगा रॉन्स्कियन मेथड। मैथमेटिशियन का नाम है, इसको हम ये भी कहते हैं और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड भी कहते हैं इसको, वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स भी कह देते हैं। तो ये कई इसके नाम। तो मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल से पहले करता हूँ, फिर थ्योरी में हम बाद में लिखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसके अंदर करना है। ठीक है, तो कोई जो एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ होगी वो मैं साथ साथ आपको समझा। तो ये आपकी एक्सरसाइज बनती है 4.7। दिस इज योर 4.7 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने लगा कि हमने इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है आपके पास और ये एग्जैक्ट वही वे होगा जिस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये आगे जी 4y डबल डैश प्लस 36y इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 3x। दिस इज एन एग्जांपल, बुक में एक एग्जांपल है, इसको मैं पहले सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इस चीज़ को हमने कैसे सॉल्व। तो आपका तरीका क्या है? सोल्यूशन। अब ये कौन सी इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस, ये वाली। ये लेफ्ट साइड पे भी चीज़ आएगी और राइट साइड पे भी। तो अब इसका हम सबसे पहले सोल्यूशन निकालेंगे। इसके अंदर दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक आपके पास ये वाला पार्ट। ये आपका होमोजीनियस पार्ट है, ये आपका नॉन होमोजीनियस पार्ट है। इसको अगर आप देखें, होमोजीनियस वो होता है जिसमें राइट साइड पे 0 होता है, तो लेफ्ट साइड पे दोनों की एक जैसी होती है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस पार्ट कहते हैं। राइट साइड में चूंकि फंक्शन डिफरेंट आता है तो ये नॉन होमोजीनियस। अब हम ये निकाल रहे हैं इस फंक्शन का सोल्यूशन, यानी कि अब हमने इसका सोल्यूशन निकाला। अच्छा, सोल्यूशन में मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, वाई डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 1/4 कोसेकेंट ऑफ 3x। मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ आसानी के लिए, फैक्टराइजेशन ही करता। अच्छा, अब यहाँ से जो सोल्यूशन निकलेगा वो वाई सी निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा वो वाई पी निकलेगा। तो वाई सी की तो हमारे पास टेक्निक वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मगर उसमें अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमने पहले पढ़ी थी, जो हमने पहली टेक्निक पढ़ी थी, तो वो टेक्निक ऐसी थी कि वो टेक्निक ऐसी थी कि राइट साइड पे हमारे पास क्या आता था? 0 आता था। राइट साइड पे क्या आता था? 0 आता था। तो हम फिर जब इसको फैक्टराइजेशन करते थे, हम उसके -3m और साथ y इक्वल टू 0 करते थे, तो उसके अंदर ट्रिवियल सोल्यूशन लेते थे और नॉन ट्रिवियल के लिए ये करते। ठीक है, तो वो तो हमने होमोजीनियस है, वो हमने होमोजीनियस के लिए पढ़ा है। तो ये तो नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा, और हम इसको उसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। उससे सॉल्व करेंगे जब राइट साइड पे क्या हो? 0 हो, ये टर्म ना आए। तो अब हम अपनी तरफ से वक्ती तौर पे यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है? 0। ये कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस।
ये नॉन होमोजीनियस है, इसका होमोजीनियस पार्ट ये है। तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं, हम लिखते हैं कि एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब एसोसिएटेड क्या होता है? देखिए एसोसिएटेड ये होता है कि होमोजीनियस में तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन क्या दी जाती है, होमोजीनियस दी जाती है। तो होमोजीनियस हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है ये नॉन होमोजीनियस है, इसमें राइट साइड पे तो जीरो आया ही नहीं है। अगर जीरो आएगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जिस तरह ये हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे तो जीरो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से वक्ती तौर पे इसको सॉल्व करने के लिए, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे राइट साइड पे क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो मैं वक्ती तौर पे इसको क्या कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। जब इग्नोर कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ, जीरो लगा देता हूँ। तो जब जीरो लगा लेता हूँ तो ये टर्म इस तरह की बन जाती है। ठीक है, तो ये थी तो नहीं ना, यहाँ पे तो ये नॉन होमोजीनियस थी, यहाँ पे जीरो तो नहीं थी। तो हमने जीरो किस लिए बनाया, ताकि हमें इससे हेल्प मिल सके, इससे हमें असिस्टेंस मिल सके ये वाली चीज़ वाई सी निकालने की। वाई सी निकालने के लिए मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए था, तो हमने वक्ती तौर पर वहाँ पे क्या लगा दिया, जीरो। तो इसको कहते हैं एसोसिएटेड होमोजीनियस, यानी कि जो इसके साथ होमोजीनियस पार्ट एसोसिएट किया गया है, इसके साथ ये वाला पार्ट जो जिसका ये मैंने बताया था कि दोनों का होमोजीनियस पार्ट तो सेम है, तो ये एसोसिएटेड पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। तो अब तो ये वही वाली बन गई जो हमने 4.3 में की थी। तो अब हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बाई सी मिल जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, बाकी तरीका इसका वही है कि हम इसको लिखेंगे 4m² प्लस 36 और बाहर क्या लिखेंगे, बाई इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे अब याद रखिएगा, यहाँ पे हमने ट्रिवियल नहीं लिखना, क्योंकि ये जीरो आपने अपनी मर्जी से लगाया, पहले से गिवन नहीं है। अगर पहले से गिवन हो फिर हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल निकालेंगे। जब आप नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल नहीं बनाना, क्योंकि ये हमारे पास पक्का वाला जीरो नहीं है, ये आर्जी तौर पे हमने जीरो लगाया। ठीक है, आर्जी तौर पे जो चीज़ है उसको हम फिर उसके सेंस में नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे आपने ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल नहीं लिखना, यहाँ पे आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने उठानी है सिर्फ। तो वो ये आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं m² प्लस 9 इक्वल टू जीरो। यहाँ से बन जाएगा m² इक्वल टू -9 और m बन जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किए तो ये m क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 3 आयोटा। ये m की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब m की जब वैल्यू आ गई, m की वैल्यू क्या निकली है, प्लस माइनस 3 आयोटा, ये वैल्यू निकली। तो y क्या बन गया, वाई सी क्या बनेगा, वाई सी विल बी ई की पावर, क्योंकि यहाँ पे जीरो है कॉस वाली शक्ल में, ई की पावर 0x c1 कॉस ऑफ 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3। इसलिए मैंने कहा था कि आप अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो आगे चीज़ें 4.3 एक्सरसाइज होगी तो आगे वाली चीज़ें होगी, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आ गई। अब वाई सी थोड़ा सा ओपन करते हैं इसको, तो वाई सी क्या बन गया, c1 कॉस ऑफ 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3। ये आपका वाई सी बन गया। और ये अब आपका जनरल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास जो इक्वेशन थी वो नॉन होमोजीनियस है। इक्वेशन जो है वो क्या है, नॉन होमोजीनियस। उसको मैंने इस तरह लिख दी, इस तरह लिखना, इस तरह लिखना, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस थी। उसमें से अभी हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, अभी हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, अभी हमने इसका सोल्यूशन निकाला वाई पी। उसके बाद फिर जनरल सोल्यूशन क्या बनता है नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस में वाई जो होता है वो वाई सी प्लस वाई पी होता है, क्योंकि इसमें दो साइडें आती हैं। तो इसका भी सोल्यूशन निकालना है, इसका भी निकालना, अभी हमने सिर्फ इसका निकाला। ठीक है, अच्छा दूसरी बात एक और चीज़ भी है इसके अंदर कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर में कितने कांस्टेंट आएंगे, दो कांस्टेंट आएंगे, और वो दोनों कांस्टेंट आपके वाई सी में आ चुके हैं। दोनों कांस्टेंट थे आपके, वो दोनों के दोनों आप इस वाई सी में देखें वो निकल चुके हैं। तो अब जब वाई पी निकालेंगे तो उसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट आएगा तो वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा फिर थ्योरम गलत हो जाएगा कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने कांस्टेंट आते हैं सोल्यूशन में। तो कांस्टेंट तो पूरे हो गए, तो अब हम फर्दर कांस्टेंट किसी भी किस्म का नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब हम लिखेंगे कि ये तो वाई सी वही तरीका था जो हमने किया, अब हम लिखेंगे फॉर वाई पी। पहले हमने किसके लिए किया था, ये वाला जो पार्ट था ये हमने क्या किया, इसका एसोसिएटेड निकाल के ये हमने वाई सी निकालने के लिए किया। ये सारा ये वाई सी निकालने के लिए हमने राइट साइड को क्या लिया था, जीरो ले लिया। जीरो लेके हमने सॉल्व किया तो ये वाई सी। अब हमने सोल्यूशन निकालना है इसका,
और कोशिश किया करें कि अगर इसके साथ कोई चीज़ कांस्टेंट आती है, डिवाइड होती है, तो वो डिवाइड करने के बाद उसको फिर सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखें 4 डिवाइड होता था, वाई डबल डैश का क्वेश्चन को 1 बना दिया करें, जो हाई ऑर्डर है उसके क्वेश्चन को 1 बना दिया करें। अब ये जो चीज़ है अब इसका सोल्यूशन निकालना, ये हमारा एफ ऑफ एक्स बना है, यानी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा क्या बना है 1/4 कोसेकेंट ऑफ 3x, जिसका हमने सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसका हमने अभी सोल्यूशन निकाल, इस सोल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे वाई पी का नाम देंगे। अच्छा, अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ने क्या किया था, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ने ये कहा था कि देखें वाई सी जब निकलता है तो 2 कांस्टेंट आते हैं, जो कांस्टेंट के साथ वाली चीज़ है, ये तो कांस्टेंट के साथ जो भी चीज़ें आ रही हैं, C1 के साथ जो भी चीज़ हो, सिर्फ C1 और C2 को छोड़ना है। तो बाकी जो भी टर्म्स आएंगी, चाहे वो कांस्टेंट आए, चाहे सी कॉज आए, चाहे e की पावर 3x आ जाए, उसको आपने नाम दे देने हैं y1 का, ठीक है, और a को नाम दे देना है y2। क्या करना है, सेकंड ऑर्डर कर रहा हूँ ना, तो सेकंड ऑर्डर में C1 C2 2 कांस्टेंट निकले, तो हमने y1 नाम दे दिया किसको, कॉज ऑफ 3x को, y2 नाम दे दिया साइन ऑफ 3x, a को y1 a को y2। तो ये वाली चीज़ क्या बन जाती है, यानी कि वाई सी जो बनता है वो C1 y1 प्लस C2 y2 बने। इसके ऊपर हमने इसको y1 ले लिया, इसको y2। अच्छा, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी थर्ड ऑर्डर की, तो कितने कांस्टेंट आने थे, C1 C2 और C3 आने। तो C3 वाले के साथ जो चीज़ होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, y3 ले लेते। ठीक है, अभी ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये y1 y2 हमने क्यों लिया, हमने इसको कोई और नाम क्यों नहीं दिया, y1 y2 क्यों लिया, ये मैं बाद में बताऊँगा। अच्छा, अब जो रॉस्कियन था उसने ये किया था कि इसका जो yp था, उसने yp में ये किया था कि जो C1 C2 की जगह नए पैरामीटर यूज कर लिए थे। उसने क्या किया था, जो हमारा yc के अंदर C1 और C2 आते हैं उसकी जगह नए पैरामीटर यूज कर लिए थे, U1 U2 या V1 V2 कर लें या W1 W2 कर लें, जो मर्जी यूज करें। y1 y2 को नहीं छेड़ा, फंक्शन को नहीं छेड़ा, ये जो कांस्टेंट्स आ गए थे C1 C2, इसकी जगह उसने क्या कर दिया, U1 U2 लगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमने पैरामीटर लगा। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मतलब है कि आपने कांस्टेंट्स को बदल के किस में बदल दिया, वेरी कर दिया, वेरिएशन डाल दी पैरामीटर्स के साथ। अब हमारे पास जो yp बना वो क्या बन गया, U1 y1 U2 y2। y1 की वैल्यू का आपको पता है, y2 की भी वैल्यू का पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। अब किसकी वैल्यूज निकालनी है, U1 और U2 की वैल्यूज निकालनी है। अब हमारे पास जो वैल्यूज निकालनी है वो आपने निकालनी है U1 और U2 की वैल्यूज निकालनी है। अब उसके लिए जरा देखिएगा, अब यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके जिस तरीके से आपने करना है, लिखना है लेट yp इक्वल टू U1 y1 प्लस U2 y2, ये आपने लिख दिया। वैल्यूज पुट करते हैं, yp इक्वल टू U1 cos ऑफ 3x प्लस U2 साइन ऑफ 3। अब हमने U1 और U2 निकाला। अब U1 का फार्मूला है, नाउ U1 का फार्मूला ये है, U1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ W1 ओवर W dx, W फॉर रॉस्कियन। अब W1 क्या चीज़ है, W क्या चीज़ है, वो मैं अभी बताता हूँ। फिर U2 W2 बाई W2, और याद रखिएगा कि W0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर W0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता। अब हमें इनकी वैल्यूज चाहिए सिर्फ W की, W1 की और W2 की, वो वैल्यूज पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, U1 भी निकल आएगा, U2 भी निकल आएगा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा yp बन जाएगा। जब yp बन जाएगा तो हम लास्ट में सोल्यूशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू yc प्लस y। अब W की किसके इक्वल है, वेयर W इज इक्वल टू, इन डिटर्मिनेंट है y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे अगर आपको क्रामर रूल याद हो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 हो, x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो, तो हम a किसके इक्वल लेते हैं, 2 3 1 माइनस 1, और b जो होता है वो क्या होता है, 7 8 होता है, सॉरी b क्या होता है, 7 और 8 होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या बनता है, 2 3 1 और -1। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a1 भी निकालते हैं, क्रामर रूल की बात कर रहा हूँ। तो पहले कॉलम में क्या डाल देते हैं, b वाला कॉलम डाल देते हैं, तो 7 8 3 -1, और x की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। सेम वही काम है यहाँ पे, सेम वही काम। w का फार्मूला ये है, W का फार्मूला क्या है, y1 y2 y1 डैश और y2, यानी कि पहली लाइन में जो y लगाओगे उनके डेरिवेटिव्स लेंगे।
और y1 y2 का आपको पता है, y1 का भी पता है, y2 का पता है। अच्छा अगर ये थर्ड ऑर्डर होता C3 और कोई और वेरिएबल आ जाता तो यहाँ पे y3 भी मिल जाता, तो फिर आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं u3 y3 कर, u3 y3, फिर आपका जो w बनना था वो 3 आने थे, y1 y2 y3, y1 डैश y2 डैश y2 डबल y3 डैश, फिर एक और लाइन भी बन, क्योंकि ये जितने सोल्यूशन होंगे उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाता है, डिटर्मिनेंट ओपन उतने स्केल का होता है ना, तो अगर ये y3 आपको अगर थर्ड ऑर्डर के लिए अगर लगाते हैं y3 तो 2/3 का बन जाएगा, तो एक लाइन और लगाओ, तो हर लाइन में आपने डेरिवेटिव बढ़ाते जाना है, पहली लाइन में वेरिएबल, दूसरी लाइन में उनके डेरिवेटिव, तीसरी लाइन में उनके डबल डेरिवेटिव, चौथी, अगर ये बढ़ता है। अच्छा पागल, अब W1 किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पे था कि B को उठा के हम इसके अंदर पुट कर देते थे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि पहले कॉलम में इसमें क्या करना है आप लोगों ने, ये पहले कॉलम में, ये जो पहला कॉलम है इसमें दूसरे को तो उसी तरह रहने देना है, कि पहला कॉलम है उसमें ऊपर सारे जीरो लगाने हैं और आखिरी जगह पे f ऑफ x लगा देना है, जिसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। f ऑफ x मैंने लिखा था ना, ये f ऑफ x मैंने क्या लिखा हुआ है 1/4 कोसेकेंट ऑफ थीटा, जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करें, तो ये हमने वो लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दिया पहले कॉलम की जगह, और W2 क्या होगा कि हमने दूसरे कॉलम की जगह कर देना है, y1 डैश पहला कॉलम इसी तरह, दूसरे कॉलम में हमने क्या कर देना है, अगर ये थर्ड ऑर्डर होता तो फिर ये बनना था y1 y2 y3, फिर y1 डैश y2 डैश y3 डैश, फिर y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, ये W बन जाना था, और जो W1 बनना था उसमें पहले कॉलम की जगह पे ये दोनों इसी तरह रहने थे, इसकी जगह क्या करते हैं ऊपर सारे जीरो लास्ट में जाके आपने क्या लिखना है, वो फंक्शन लिखना है जिसका आप क्या करेंगे सोल्यूशन निकालेंगे, जो राइट साइड पे आ है। तो W2 में क्या करते हैं सेकंड कॉलम में, W3 में क्या करते हैं थर्ड, अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे सीधा, अब W की वैल्यू निकालते हैं, y1 क्या आपका cos ऑफ 3x, sin y2 क्या है sin ऑफ 3x, गिवन है स्टार्ट में लिखा है आपने, इसका डेरिवेटिव -3 sin ऑफ 3x, इसका डेरिवेटिव 3 cos ऑफ 3x, डिटर्मिनेंट लाजमी आपको ओपन करना आना चाहिए, तो इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाता है 3 cos ऑफ 3x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 ये बनेगा 3 cos ऑफ 3x प्लस 3 sin उसके 3x, 3 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा ना, ये बनेगा 3 कॉमन ले लें तो अंदर cos उसके 3x प्लस sin उसके 3x 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। W1, अब W1 क्या था, ये था 0, f ऑफ x आपका क्या है 1/4 कोसेकेंट ऑफ 3x, और यहाँ पे क्या था सेकंड कॉलम में y2 और y2, तो ये sin ऑफ 3x और ये 3 cos ऑफ 3, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें तो ये 0 आ जाएगा, -1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 3x कैंसिल हो जाएगा तो -1/4, W2 भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, जब ये वैल्यूज निकल आएंगे तो इसमें पुट करना है, U1 किसके इक्वल है, तो आपका U1 किसके इक्वल होगा W1 ओवर W, वैल्यूज पुट करते हैं, W1 की वैल्यू क्या निकली है -1/4, और W की वैल्यू जो आपने निकाली वो 3 निकली, x भी आ सकता है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या आता है -1/12, और इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये तो U1 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, ये U1 की वैल्यू निकलेगी। अब W2 जो है, W2 आपका क्या होगा y1, नीचे इसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे 0 1/4 कोसेकेंट ऑफ 3, ये बनेगा, इसकी वैल्यू निकाल लें, ये तो 0 हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना -0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय sin ऑफ 3x, फिर U2 निकाल लें, U2 क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन है किसका W2/W, W2 क्या निकला है अभी आपने जो निकाला है cos ऑफ 3x ओवर sin ऑफ 3x डिवाइडेड बाय W की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो 3 थी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/12, इंटीग्रेशन में आएगा cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय sin ऑफ 3x, ये बाई चला गया, या अब नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, बनाया जा सकता है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से डिवाइड करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं -3 से डिवाइड कर दो तो -36, ये आ जाएगा
-3 cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ प्लस जी। देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 3x और साथ 3 भी आएगा। 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, 3 से डिवाइड किया तो 36 हो गया, मल्टीप्लाइड किया तो ये हो गया। नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। ये आएगा 1/36 लॉग ऑफ 3x। ये इसका आंसर है। u2 भी निकल आया। अब yp हमने क्या लेट किया था, u1 y1 प्लस u2 y2। वैल्यूज पुट करते हैं। u1 की वैल्यू क्या निकली अभी, -1/12 ये निकली अभी। x y1 की वैल्यू क्या थी, cos ऑफ 3x प्लस u2 आपका क्या था, 1/36 लॉग ऑफ साइन ऑफ 3x, और इसके साथ क्या आया, साइन ऑफ 3x आ गया। ये आपका yp बना, u1 y1 u2 y2। और जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू yc प्लस yp। yc आपने क्या निकाला था, c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 sin ऑफ 3x। ये आपने yc निकाला है, जब हमने जब शुरू में सॉल्व किया था yc निकाला, फिर yp के लिए हमने ये काम किया, तो yp भी अब निकल आया। तो अब yp की जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, ये वाली, ये सारी वैल्यू है yp की। तो दिस वन इज दी सॉल्यूशन। yc भी निकलेगा, yp निकलेगा, yp के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको दोबारा देख लें क्योंकि क्लास खत्म हो रही है। ये आपके पास क्वेश्चन था, वापस तरीके से किया, थ्योरी में बाद में लिखा। हमारे पास जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था y डबल डैश प्लस 1 क्या था, 4y डबल डैश प्लस 36y इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 3x। हमने सबसे पहले होमोजीनियस पार्ट लिया, ये वाला, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, होमोजीनियस को सॉल्व करके yc आपका था। yc जब आपके पास बन जाएगा yc, तो yc बनाने के बाद फिर हमने इस तरीके से y1 ये ले लिया, c2 c1 c2 के साथ y1 y2 ले लिए, फिर yp बना लिया, u1 y1 u2 y2। तो y1 y2 का पता है, फिर आपने u1 इसके इक्वल है, फार्मूला यूज किया, u1 इसके इक्वल है, u2 इसके इक्वल है, w इसके इक्वल है, w1 w2 इसके इक्वल है। सिर्फ हमने वैल्यूज को पुट की हैं, w की वैल्यू निकाली, w1 w2 की निकाली, वो यहाँ पे पुट कर दी फार्मूले में, तो u1 और u2 निकल आया। जब u1 और u2 निकल आया तो वो उठा के हमने वापस y3 में पुट कर दिया, तो y3 निकल आया। जनरल सोल्यूशन बनाया y इक्वल टू yc प्लस y। तो दिस इज द वे कि जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें।